मॉर्निंग बच्चों। बच्चों देखिए, कल जो है हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो इससे पहले की वीडियो भी देख लें, तब आपको ये वीडियो समझ में आएंगी। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जो है उसे भी दबा दें। तो बच्चों देखिए, निरक्षीय स्थिति का जो ये डेरिवेशन है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके डायग्राम को समझना होगा कि इसका डायग्राम ये बना कैसे है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इसके डायग्राम को। देखिए बच्चों, हमें जो है सबसे पहले निरक्षीय स्थिति का डायग्राम समझना है कि निरक्षीय स्थिति का डायग्राम बना कैसे है। ठीक है, आप लोगों ने 11th क्लास में घटक तोड़ना सीखा होगा, तो यहाँ पर भी उसके घटक टूटेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है हम एक द्विध्रुव बना देते हैं। ये हमने एक द्विध्रुव बना दिया। इसका ये सिरा A है, ये सिरा B है। यहाँ पर माइनस क्यों आवेश हमने रख दिया, यहाँ पर प्लस क्यों आवेश रख दिया। अब देखिए, जो निरक्षीय स्थिति होती है, किसी रेखा की जो निरक्षीय स्थिति होती है वो उसके मध्य बिंदु से लंबवत रेखा खींचने पर प्राप्त होती है। मध्य बिंदु से लंबवत ऊपर की ओर रेखा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर कहीं भी खींच लो, वो स्थिति जो होगी वो निरक्षीय स्थिति होगी। देखिए मैं ऊपर की तरफ रेखा खींच देता हूं। ठीक है, तो ये जो स्थिति है ये निरक्षीय स्थिति होगी, और अगर ये नीचे की तरफ भी जाती रेखा तो भी ये निरक्षीय स्थिति ही होती। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने मान लिया कि निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर, ये दूरी r है। ठीक है, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु है P। तो देखिए हमें इस बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि इसको डॉट डॉट करके इसको मिला देता हूँ, और इसको भी मैं इससे डॉट डॉट करके मिला दूंगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने आपको कल बताया था जब हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उस बिंदु को शून्य आवेश का मान के चलते हैं। शून्य आवेश का मतलब शून्य है तो पॉजिटिव मान के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हमने इसे पॉजिटिव माना तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी ओर ऐसे खींचेगा। तो बच्चों, जो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र है वो हम E1 मान लेते हैं। E1 की जो दिशा होगी वो ये हो जाएगी, ये हो गई E1। ठीक, ऐसे ही ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को ऐसे दूर भेजेगा, तो इसकी जो दिशा हो जाएगी वो ये हो जाएगी E2। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को ऐसे दूर भेजेगा। ये लाइन आप लोग थोड़ा सीधी बनाना। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसके घटक तोड़ेंगे। तो देखो घटक कैसे तोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई वेक्टर है, सदिश है हमारे पास, तो मुझे इसके अगर घटक तोड़ने हैं तो मैं क्या करूंगा, इसके आखिरी बिंदु से जहां पर ये शुरू हो रहा है, यहां से, क्योंकि ये वेक्टर यहीं से शुरू हो रहा है, तो यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा सबसे पहले। ठीक है, फिर इस लाइन के 90 डिग्री बनाते हुए ये लाइन खींच लूंगा। ये मैंने एक लाइन खींच ली 90 डिग्री बनाते हुए। ठीक है, अब देखिए मैं इसके जो अग्रभाग से इस रेखा पर लंब डालूंगा एक। ठीक है, ये मैंने इस पर लंब डाल दिया, और ठीक इस पर भी एक लंब आ गया। तो देखिए बच्चों, ये इतनी लेंथ और ये इतनी लेंथ, यही क्या होगा, इस सदिश का घटक होगा। जैसे मान लीजिए ये है सदिश F, वेक्टर F, तो ये सदिश क्या हो जाएगा, ये Fx हो जाएगा, ये Fy हो जाएगा। ठीक है, एक चीज बच्चों ध्यान रखना, अगर हम इसको एंगल माने, अगर हम इसको मेन एंगल माने थीटा, तो ये हो जाएगा Fx इक्वल टू F cos थीटा, यानी कि cos इसके साथ आएगा, और ये हो जाएगा Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। अगर हम इस वाले एंगल को मेन एंगल मानते तो ये F sin cos थीटा हो जाता और ये F sin थीटा हो जाता। तो इस तरीके से घटक तोड़ते हैं। तो बच्चों कुछ काम, वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। देखिए इसके अंत्य बिंदु या कह दो शुरुआती बिंदु से ये रेखा तो है ही,
ठीक है, इस वाले सदिश के शुरुआती बिंदु से ये रेखा तो है ही। अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूं, इस निरक्षीय स्थिति को थोड़ा और बढ़ा दूं, तो ये रेखा इसके लिए भी काम करेगी। और अगर मैं एक रेखा यहां पर इससे 90 डिग्री पर बनाऊं और इससे 90 डिग्री पर बनाऊं, तो वो एक ही दिशा में आएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब काम हम क्या करेंगे, यहां से इस पर लंब डाल देंगे और यहां से इस पर ऐसे लंब डाल देंगे। तो देखो बच्चों, ये एक घटक ये हो जाएगा, एक घटक ये हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा E1, E1, क्योंकि ये देखो E1 इन दोनों के बीच में है, तो ये E1 साइन थीटा और ये हो जाएगा E1 कोस थीटा। देखिए बच्चों, ये जो एंगल होगा यहां पर, ये थीटा एंगल होगा और ये वाला एंगल भी ये थीटा एंगल होगा। ठीक है, वो कैसे, वो मैं अभी आपको थोड़ा आगे बताता हूं। ठीक ऐसे ही हमने करा क्या, यहां से इस पर ऐसे लंब डाल दिया और इस पर ऐसे लंब डाल दिया। तो बच्चों ध्यान देना, जो इतनी लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, ये हो जाएगी E2 cos थीटा और ये हो जाएगी E2 sin थीटा। ठीक है बच्चों, देखो यहां से ये जो दूरी थी, ये दूरी r ही रहेगी। ठीक है, ये दूरी r है। द्विध्रुव की लंबाई जो होती है वो 2l है। जब ये 2l है, ये मध्य बिंदु O है, तो ये दूरी l और ये दूरी भी l हो जाएगी। आशा करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों देखिए, यही इसका डायग्राम है जो आपको पेपर में बनाना है। आशा करता हूं कि ये डायग्राम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस एक ये थीटा कैसे है, ये दोनों एंगल थीटा कैसे हैं, ये समझना बाकी है। देखिए बच्चों, असल में हम जो है इसको थीटा मान रहे हैं, इस एंगल को थीटा मान रहे हैं। चूंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये बराबर ही निकल के आएंगी। देखिए ये L है, ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा के इसकी लेंथ आएगी रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक वही थ्योरम लगा करके ये भी आएगी, तो ये दोनों भुजाएं बराबर आएंगी। तो देखिए, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अब बच्चों आते हैं इधर। इधर आप लोग देखिए, एक मोटे मोटे तरीके से देखिए, ये जो है इस टाइप का कुछ बन रहा है ना। ये एक भुजा हो गई और एक ये भुजा, इस टाइप से कुछ बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने डॉट लगा दिया और इसे ऐसे वो कर दिया, तो देखिए बच्चों एक क्रॉस बन गया। ठीक है, ये देखिए क्रॉस बन रहा है ना। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो देखिए जेड भी बन रहा है, जेड बन रहा है ना। तो देखिए ये जो दो एंगल हैं, ये शीर्ष वो एकांतर कोण हो गए। कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण। बच्चों जब ये दोनों एकांतर कोण हैं, तो देखिए ध्यान से समझिए, ये रेखा, ये जो रेखा है ये वाली, ये ऐसे पीछे को भी जा रही है, ये ऐसे पीछे को जा रही है। तो देखिए बच्चों, ये जो एंगल है, ध्यान से समझिए, ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए क्रॉस बन रहा है ना, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, लेकिन हमें ये वाला एंगल देखना है। ये थीटा है तो ये थीटा, इसकी वजह से ये भी थीटा हो गया, है ना। तो ये थीटा हो गया। देखिए बच्चों, ये वही स्थिति बन रही है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। और देखो एक जेड, देखो यहां पर भी बन रहा है, ये है ना, एक जेड यहां पर भी बन रहा है। ये जो जेड बन रहा है, इसके कारण भी देखिए यहां पर थीटा एंगल है ना। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो ये दोनों घटक हैं, एक ही इतने ये घटक और एक ये घटक, ये दोनों ही घटक मतलब कि ये दोनों जो सदिश हैं, ये इस घटक के साथ ही एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल, मेन जो एंगल। तो इसलिए हमने इसका नाम कॉस पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये साइन पर रखा हुआ है। बच्चों देखो, ये जो दो घटक हैं इसके, ये एक ही दिशा में है, ये दोनों एक ही दिशा में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये विपरीत दिशा में है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। चूंकि यहां पर E1 और E2 का मान बराबर आएगा, साइन थीटा का मान भी बराबर होगा, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। बस ये दोनों एक ही दिशा में है, इस कारण ये जुड़ जाएंगे। तो बच्चों ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं इसकी डेरिवेशन में। तो देखिए अब इसे पढ़ते हैं कि इसकी थ्योरी में लिखा क्या है। देखिए, माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q व +q है तथा दोनों के बीच की दूरी 2l है।
इसकी निरक्षीय स्थिति पर r दूरी ऊपर की ओर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने अक्षीय स्थिति में पढ़ा था। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, उनके बीच की दूरी 2l है, या कह सकते हैं द्विध्रुव की लंबाई 2l है। इसकी निरक्षीय स्थिति हमने बताया किसी भी रेखा की जो निरक्षीय स्थिति होती है वो उस रेखा के मध्य बिंदु से लंबवत ऊपर या नीचे की ओर रेखा खींचने पर प्राप्त होती है। तो देखिए इसकी निरक्षीय स्थिति पर r दूरी ऊपर की ओर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर बच्चों देखिए ये जो हमने लिखा है माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 तथा प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 को, ये जो दोनों वैद्युत क्षेत्र हैं E1 E2 देखिए सदिश हैं, तो सदिश हैं तो ये घटकों में तो टूट सकते हैं। तो देखिए को घटकों में वियोजित करने पर इनके ऊर्ध्व घटक एक दूसरे के विपरीत होते हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते, जबकि जो क्षैतिज घटक हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये एक दूसरे की दिशा में होते हैं, ठीक है, जिस कारण ये जुड़ जाते हैं, एक दूसरे की ही दिशा में होते हैं जिस कारण ये जुड़ जाते हैं। तो बच्चों देखो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए बच्चों ये जो त्रिभुज था जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें देखिए ये AO और ये P, ठीक है, ये AOP एक त्रिभुज है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होगा, AP का जो स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये एंगल जो है यहां पर थीटा है। तो देखिए बच्चों अब हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम जो हमने लगाई है इसमें देखिए AP का स्क्वायर बराबर हो गया OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, इसमें से AO जो है वो है L का स्क्वायर प्लस जो OP है वो है R का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बच्चों जो AP आएगा वो बराबर आएगा रूट में R स्क्वायर को हम पहले लिख देते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए चूंकि AP बराबर होगा यहां पर BP के, ये बराबर होगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के, ठीक है। बच्चों एक चीज हमें यहां पर और निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू, तो वो सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू हमें यहां पर और निकालनी है। तो देखिए जो कॉस थीटा होगा, ये जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू देखिए हम कैसे निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो देखिए बच्चों इस डायग्राम में ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, बची हुई भुजा आधार, तो आधार ये अपॉन में AO और अपॉन में AP, कोस थीटा बराबर AO अपॉन में AP। तो देखिए इसे लिखते हैं, कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, AO अपॉन में AP, ठीक है। तो देखिए ये बच्चों हो जाएगा L अपॉन में रूट में AP की वैल्यू है रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए आगे है कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जैसे हमने पिछली बार पिछले डेरिवेशन में किया था कि दोनों आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकाला फिर परिणामी निकाल दिया। तो देखिए बच्चों कुछ ऐसा ही हमें यहाँ पर भी करना होगा। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q अपॉन में AP का स्क्वायर, भाई आवेश Q है और माइनस Q से बिंदु P की जो दूरी है वो AP है, तो AP का स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, AP का स्क्वायर कितना था, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वरना AP का मान रखो उसका स्क्वायर कर दो तब भी यही आएगा। देखिए तीसरे स्टेप में लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक ऐसे ही हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो ये E2 हो जाएगी और E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q अपॉन BP का स्क्वायर। तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप यहाँ पे कम कर दिया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा। अब देखिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बच्चों देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र के लिए हम इनके घटकों के साथ जोड़ेंगे। बच्चों यहाँ हमें घटक तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, अक्षीय स्थिति में हमने घटक क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि अक्षीय स्थिति में E1 और E2 ठीक 180 डिग्री पर थे, ठीक विपरीत थे, तो हमें उनको माइनस करना पड़ा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर जो E1 और E2 हैं, ये ना तो एक दूसरे की दिशा में है, ना एक दूसरे के विपरीत है। इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। मतलब दोनों की दिशा जो है वो ना तो विपरीत है और ना ही एक समान है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे घटकों के रूप में तोड़ा है। तब हमने E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों घटक एक ही दिशा में थे, इसके कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र यहां से निकाल दिया। तो बच्चों इनमें से हमने cos थीटा लिया कॉमन और E बराबर आ गया E1 प्लस E2 cos थीटा। तो देखिए आगे की डेरिवेशन में इसकी वैल्यू को रखेंगे, जोड़ गुणा घटा भाग जो भी होएगा हम यहाँ पर वो करेंगे। तो पढ़ते हैं इसे। तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर E1 और E2 का मान रखेंगे, साथ में cos थीटा का भी मान रख देंगे। तो देखिए E1 का मान हमने रखा जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट में Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से जब हमने E2 का मान रखा तो E2 का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बच्चों देखिए अब हम यहाँ पर cos थीटा का भी मान रख देंगे। तो cos थीटा का मान क्या था, L अपॉन में रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए एक जैसे हैं, तो बस आगे 2 आ जाएगा, है ना। 2 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू में L अपॉन में रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, फिर बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, 2QL क्या हो जाएगा, P हो जाएगा ये, है ना। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में P अपॉन में, देखिए बच्चों यहाँ पर इसकी पावर ये 1 है और यहाँ पर इसकी इसी की ही पावर हाफ है, रूट का मतलब पावर हाफ है। तो ये हो जाएगा टोटल पावर 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे की पावर हो जाएगी यहाँ पर 3/2। देखिए बच्चों ये जो P है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, 2QL। अब देखिए बच्चों वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि R की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है L से, तो R स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी L स्क्वायर से, तो L स्क्वायर को हम R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। देखिए बच्चों चूंकि R का मान बहुत ज़्यादा बड़ा है L से, तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे, L स्क्वायर लगभग बराबर हो जाएगा 0 के, है ना, R स्क्वायर की तुलना में। R स्क्वायर की तुलना में ही हम इसे 0 मानेंगे, खाली L को 0 नहीं मानेंगे। फिर बच्चों देखिए जो हमने वहां पर R स्क्वायर को नगण्य मान लिया था, उसके बाद जो E बराबर आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, L स्क्वायर को तो हमने 0 मान लिया, तो यही बचा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पावर से पावर ये कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये अपॉन में है, ये ऊपर है, तो 2 से 2 खत्म, पावर 3 बचेगी केवल। तो यह आ जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट P अपॉन में R की पावर 3। तो बच्चों देखिए यही है हमारा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। लेकिन बच्चों हम वायु या निर्वात के लिए यहाँ K भी पुट कर सकते हैं। तो वायु या निर्वात के लिए ये बच्चों आ जाएगा K इक्वल टू 1। तो देखिए E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P अपॉन में R की पावर 3। ठीक है, तो देखिए बच्चों यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को करना है, यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है, मतलब वो फॉर्मूला जो हमें चाहिए।
तो बच्चों आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि देखिए यहां पर अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो हमने एक अक्षीय स्थिति में निकाला, एक निरक्षीय स्थिति में निकाला। मान लीजिए बिंदु अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में ना होकर के यहां है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, या यहां है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।